खूब सरस। હવે આપણે બીજા વક્તા રાજસ્થાનથી ગોવર્ધન સિંહ આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ છે। રાજસ્થાનમાં બીકાનેરમાં ઘણા સમયથી સ્થાયી છે। હમણાં જેમને એડવોકેટની ડિગ્રી પ્રાપ્ત થઈ છે અને હવે પછી થોડુંક હિન્દીમાં ચાલશે એટલે સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી। એમનો ટૂંકમાં પરિચય આપું તો આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ બન્યા પછી રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા લગભગ અનેક કેસો કરી અને એમને ફસાવવાની કોશિશ કરવામાં આવેલી છે, જેમાં મોટા ભાગના જે ગંભીર ગુનાઓ કહી શકાય એવા ગુનાઓ કરી અને એમને જેલ ભેગા કરવાની ઘણા પ્રયાસો રાજસ્થાન સરકાર કરી ચૂકી છે। પરંતુ એમની હિંમત અને એમની નિડરતાએ તમામ કેસોમાંથી મુક્ત થઈ વકીલાતની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી અને ખરેખર દેશ સેવા માટેના ઘણા કાર્યો કર્યા છે, જે આપણે એનું ઋણ ક્યારેય પણ ચૂકવી શકીએ નહીં। એવા સરસ કાર્યો કરવા બદલ આપણે સુરતની ધરતી એમનું ખરા દિલથી જોરદાર તાળીના ગણગણાટથી સ્વાગત કરીએ છીએ અને એમને વિનંતી કરીશ કે એમની પાસે જે પણ જ્ઞાન છે, તમારી પાસે માહિતી આવી ગયા પછી કદાચ તમને ખબર પણ હોય કે અહીંયા ખોટું થાય છે તો એમની ઉપર તમે કયા કયા પ્રકારના એક્શન લઈ શકો, એમાં કઈ રીતે આગળ વધવું અને એમના વિરુદ્ધ કઈ રીતે ફરિયાદો કરવી, એમના વિશે ગોવર્ધન સિંહ સાહેબ આપણે ખૂબ જ ઝીણવટપૂર્વક અને ખૂબ જ ડિટેલમાં આપને માહિતી આપશે। ખૂબ ખૂબ આભાર। आभार, अभिनंदन। इतनी रात को किसी कार्यक्रम में जहां पर नाच गाना नहीं होता हो, ये संख्या देख करके जो मन में भाव पैदा हो सकता है, बात तो हम सब लोग लगातार करेंगे। अभी ताजा की एक छोटी सी ताजा बात है, बता देता हूं आपको। मैं जयपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। देश भर में टोल कंपनियां, टोल प्लाजा, इसका जाल सब जगह दिखता है और किसी भी सड़क पर निकलो तो टोल देखने को मिलता है। हम सब लोग जब वाहन खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेते समय टैक्स देते हैं, फिर भी टोल लग जाता है। और उससे पहले बता चुके हैं मालिक हम हैं और टोल वसूली कौन करते हैं? पब्लिक सर्वेंट, हिंदी में कहते हैं लोक सेवक। और लोक सेवक का सीधा सा अर्थ अगर आप समझ सकते हैं तो लोक और सेवक दो शब्द हैं। और लोक कौन हो सकते हैं आप सब लोग समझ सकते हैं, और सेवक कौन है ये भी आप सब लोग समझ सकते हैं। राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक सभी लोग ये लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, एमएलए, जितने भी लोग ये कॉर्पोरेटर वगैरह होते हैं, ये भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। लोक सेवक, सेवक का अर्थ समझ गए, लेकिन लोक जो है वो लोग कौन है? लोग हम हैं, पब्लिक। पब्लिक यानी मालिक। यह अर्थ जो समझने की बात है वो उस टोल में दिखता है कि हम टैक्स का पैसा देने के बाद किसी भी रोड से निकलो, बोले टोल दो, अच्छी सड़क देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको। मैं और मेरा साथी जयपुर से नेशनल हाईवे पर बीकानेर की तरफ थोड़ा सा जाना था, 15-20 किलोमीटर। तो इतने में टोल बूथ आ गया। टोल बूथ से हमको तो थोड़ा सा पहले 100 मीटर पर बाईं ओर जाना था, तो वहां पर टोल का बैरियर लगा हुआ था और हमको कहा अभी टोल दीजिए। हमने कहा भी हमको तो टोल बूथ क्रॉस ही नहीं करना, फिर भी बोले टोल लगेगा, क्योंकि वहां पर लठैत टाइप के कुछ गुंडे टाइप भी खड़े थे। अब मैं बच्चा सा दिखा, बोले साहब पैसे दे चुपचाप, ऐसे करके। हमने कहा साहब मैं पैसे तो इलीगल दूंगा नहीं। तो 2-3 लठैत और एक गाड़ी पुलिस के कलर की हुई और वो पास आगे बोले पैसे दे चुपचाप गए। मैंने कहा भाई तुम्हारा कौन हेड है, उससे बात कर लो, ये इलीगल टोल है, मैं दे नहीं सकता। जब तक मैं टोल का बूथ बैरियर पार नहीं करूंगा, एक तरफा चलूंगा, तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा, कानून मैं जानता हूं। बोले ज्यादा कानून जानता है क्या, या यही इलाज करें? मैंने कहा भाई इलाज बाद में कर देना, टोल बूथ लोगे, पैसा लोगे तो भैया मुकदमा दूंगा और बहुत सारी चीजें दूंगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा आदमी था, वो उसने कहा कि ऐसा कर, पैसा दे दे टोल का और फिर चाहे मुकदमा दे देना। बड़े कॉन्फिडेंस से मुझे कहा। मैंने कहा भाई ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो फिर देना ही पड़ेगा। तो मैंने 80 रुपया टोल का दिया आने और जाने का। बाद में पता किया टोल किसका है, तो बोले रिलायंस कंपनी का टोल है।
मैंने कहा भाई लगेगा ही फिर तो, देश में शासन भी उनका ही है। कोई नहीं, पता लगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अनिल अंबानी का वो टोल था। ठीक है भाई, टोल दे दिया और फिर हम लोग पुलिस थाने तक गए और पुलिस थाने में जाकर के एक FIR छोटी सी दर्ज कराई। उस समय तक इनको बच्चा लग रहा था, कोई बात नहीं। 3 साल से वो इलीगल बैरियर लगा करके करोड़ों रुपए उन्होंने वसूल कर चुके थे। तो अनिल अंबानी का टोल था, टोल चलाने वाला कौन था? तो राजस्थान में एक IG स्तर का IPS उस टोल का ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति था। उसके बेटे के नाम से कंपनी डेल्टा सिक्योरिकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम से काम दिया और ठेकेदारी IG ने ली। तुम्हारे यहां पर कुछ भी बदमाशी करो, तुमको कोई रोक टोक नहीं होगी, पुलिस की गारंटी मेरी। तो इधर अनिल अंबानी, इधर IG साहब, आपको छोड़ा नहीं था, कोई नहीं। तो फिर हमने मेरे स्टाफ से फोन किया कि साहब कलेक्टर से मिलेंगे, JDA से मिलेंगे। JDA वहां पर होता है जयपुर विकास प्राधिकरण, जहां पर वो टोल लगा हुआ था, वो JDA की जमीन थी। आगे एक कॉलोनी में थी, बड़ी सी कॉलोनी, जयपुर की कॉलोनी, शहर की बात कर रहा हूं। तो मैं गया तो उसने PA ने बताया कि साहब बाहर गोवर्धन सिंह जी आए हैं। कलेक्टर साहब ने कहा कौन से गोवर्धन सिंह, बीकानेर वाले? बोला हाँ साहब वही है। अरे जल्दी भेज, पहले भेज, पहले भेज, पहले भेज दिया। अंदर चले गए, अंदर चले गए। मैंने कहा साहब ये इलीगल टोल में आपका कितना हिस्सा है? तो नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने 3 साल से चल रहा है, आपका हिस्सा ही नहीं है। ये भी तो गलत बात है, होना तो चाहिए आपका। पता लगा कलेक्टर साहब और JDA कमिश्नर दोनों ने पूरी फोर्स भेजी और उस इलीगल बैरियर को उठा दिया, खत्म दुकान। फिर क्या हुआ? वो तो टोल कंपनी पर बैठे थे लोग, उन सबको पुलिस फोर्स गई और जितने उस वहां बैठे मिले उन सबको अरेस्ट करके 10 जनवरी 2017 को उठा करके पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। और आज मार्च कौन सा चल रहा है, सब लोग ध्यान है, 11 मार्च 2017, अब तक वो जेल में बैठे टोल वाले। अब जब प्रश्न आया कि अब वो किसी ने पूछा, बोले साहब ये कौन है? तो वो टोल कंपनी में जो हेड थे ना, वो हेड तो जेल में बैठा है और जो कुछ 2-4 उसके जूनियर असिस्टेंट थे ना, उनका यार दिख रहा तो बच्चा जैसा था, कह तो रहा था टोल नहीं दूंगा, लेकिन हमने कहा टोल देना पड़ेगा। तो ये बच्चा बाद में उसको पता लगा ये गोवर्धन सिंह था, तो इनकी समस्या हुई। ऐसी एक छोटी सी बात आपसे शेयर की है। अब इसके बाद क्या हुआ? अब हम लोग हाई कोर्ट में गए, हमने कहा ये तनख्वाह लेने वाला कर्मचारी मुलजिम नहीं है भाई। मुलजिम कौन है? अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस, जिसमें यह पता था कि ये इलीगल बैरियर लगाया हुआ है, एक। दूसरा, उस IG का बेटा जिसको यह पता था कि हम यह टोल वसूली कर रहे हैं, 2। और तीसरी बात, 3 साल में जितना करोड़ों रुपए तुमने टोल वसूल किया है वो जब्त करना पड़ेगा। ये काम चालू हुआ और आपको सुन लो, 22 मार्च 2017 को जयपुर के कमिश्नर, जो ADG लेवल का IPS अफसर होता है, राजस्थान में पुलिस का सेकंड इन द रैंक होता है DGP और उसके बाद ADG, उसको हाईकोर्ट ने बुलाया है और ऑर्डर में लिखा है कि पैसा वसूल क्यों नहीं किया, इन कंपनी के लोगों को मुलजिम क्यों नहीं बनाया गया, जवाब लेकर आ जाइएगा फाइल के साथ। ये 22 मार्च को। अच्छा, ये सारी ताकत कहां से आई? अब हम उस पर आ जाते हैं। 2005 का एक दिन था, अखबार में पूरे पेज का एक विज्ञापन छपा राष्ट्रपति के नाम से। मैं उठा ही था, अखबार पढ़ना शुरू किया, तो उसमें मैंने थोड़ा पढ़ा कि कोई भी हिसाब किताब मांग सकता है, इस तरह की बात उसमें थी। मैंने दोबारा आंख साफ की, अरे मैंने कहा यार आज के नींद में हूं या ऐसे लग रहा मेरे को। दोबारा देखा, उसमें लिखा कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हो किसी भी सरकारी दफ्तर का। अरे मैंने कहा, फिर दोबारा साफ किया, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है आज। फिर मैंने पूरा पढ़ा ध्यान से, तो पता लगा वास्तव में ऐसी कोई ताकत मिल गई हमको। वो था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसमें हमको मालिक थे, हम बताया गया था कि आप मालिक हो, हिसाब पूछेंगे। ये जो हिसाब पूछने का कानून था वो 2005 में हमको मिल गया। कोई नहीं, अब थोड़ा पुराना फ्लैशबैक में जाते हैं। मैंने कुछ सूचनाएं मांगी पहली बार जब जीवन में 2006 में
तब उस सूचनाओं से पता लगा कि एक नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जो देश के 4 बड़े बैंकों में से नाम आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नाम, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये वो देश के बैंक है जिनके चेयरमैन देश की वित्तीय व्यवस्था में से योगदान देते हैं, नीति निर्णय करते हैं, नीति निर्णायक बैंक होते हैं। उनमें से एक बैंक का चेयरमैन, एंटी करप्शन ब्यूरो में उसके भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज होती है 2006 में। और एक बैंक का चेयरमैन, अब तो आप अंदाजा लगाइए कितने लोग जिनके पास करोड़ों रुपए और करोड़ों रुपए के लोन डिस्पर्स करने वाला, अरबों रुपए के लोन डिस्पर्स करने वाला, और आज 2017 है, 2006 से लेकर 2017 तक वो चेयरमैन आज तक राजस्थान में तारीखें भुगतता है। वो एकमात्र कानून है आरटीआई। अब आपको लगता है इतना छोटा सा कानून है, मुझे भी समझ में नहीं आया शुरू में, आप लोगों को भी नहीं आएगा, हो सकता है नहीं आया हो, दोबारा पढ़ो तिबारा पढ़ो तो समझ में आ गया। लेकिन जब ओबीसी बैंक का चेयरमैन के खिलाफ मामला हुआ तो हमारे समझ में आया कुछ और हाथ लग गया हमको, मैं मालिक बन गया हूं। मैं जो टैक्स देता हूं ना, मेरी जेब से टैक्स जाता है ना, टैक्स किसी भी रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, सेल टैक्स के रूप में, कैसे भी रूप में, मैं मालिक हूं। फिर मैंने हिसाब किताब पूछना शुरू किया। क्या किया? बीकानेर एक छोटी सी जगह है, जिला है, सब लोग अगर बीकानेर को जानते हो थोड़ा बहुत नाम सुना होगा। उसके जिला कलेक्टर का हिसाब किताब पूछा, भाई तुम्हारा ये जो बंगला है सरकारी, ये सरकारी बंगले का बिल तुमने किस किस हिसाब से भरा, उस बिल की कॉपी दो और कैसे भरा। पता लगा कि कलेक्टर ने, जो आईएएस अफसर होता है, अपना घर का सरकारी बिल, बिजली बिल, वो सरकारी खाते से भरवा दिया। रिकॉर्ड देखा, आरटीआई में लिया तो पता लगा उससे पहले वाले कलेक्टर ने भी ऐसा ही कर दिया। और कानून क्या है कि घर का बिजली का बिल वो अपने वेतन से भरेगा, और कलेक्टर के कार्यालय में, घर के अंदर कार्यालय होता है, उसका बिल सरकारी खाते से जाएगा। ऐसा कितना अमाउंट हुआ? 2 लाख का। वो दोनों कलेक्टर आज 2017 तक वो मुकदमा भुगत रहे हैं। वो आरटीआई ही एकमात्र जगह है। अब ओबीसी बैंक का चेयरमैन, कलेक्टर, ये सब लोग क्या कर सकते हैं? सिफारिश कराते हैं, काले कांच की गाड़ी में बैठकर आते हैं, बोले साहब गोवर्धन सिंह जी का मकान किधर है, बोले साहब इधर है। फिर धीरे से उतर कर आते हैं कि साहब नमस्कार नमस्कार, मैंने कहा साहब बताइए कि मैं फला वो व्यक्ति हूं, बताइए क्या काम है। बोले साहब आप, एक मामला था आरटीआई में, आपने लिया। हाँ मैंने कहा लिया। बोले वो हमने जमा करा दिया वापस। तो मैंने कहा ठीक है जमा करा दिया। कि नहीं अब आप हमको माफ कर दीजिए। भाई तुमने बिल जमा कर दिया, मैं क्या माफ करने वाला हूं? कि नहीं वो आपका मुकदमा अभी तक पेंडिंग है। तो भाई मैं क्या कर सकता हूं इसमें? मैं कुछ कर नहीं सकता। और उनका ये प्रयास था कि साहब ये जो जीवन में काम करेगा हम करेंगे जीवन भर। ये सारे लोग प्रयास करने लगे। ये ताकत मुझे आरटीआई एक्ट ने दी थी। धीरे धीरे थोड़ा हौसला बढ़ा। मेरा काम राजस्थान और पंजाब दोनों स्टेट में था, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन था। हमको खूब सारा स्टाफ था, कंप्यूटर, प्रिंटर, टाइपिस्ट, बहुत सारा सामान था, पैसा भी ठीक ठीक था। हमको लगा पैसा वैसा था ही था, ताकत ये आ गई, अब कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा करने का नाम है देशभक्ति। देशभक्ति, देशभक्ति तो बॉर्डर पर होती है। हम कैसे देशभक्ति करेंगे? देशभक्ति यूं करेंगे कि हमारा टैक्स का पैसा, ये जिस बिल्डिंग में हम बैठे ना, ये किसी के बाप की नहीं है, ये बिल्डिंग हमारी है। हमारे टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा भी लगा हुआ इसमें, आपका अकेला का आपका नहीं लगा हुआ, मेरा भी लगा हुआ है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के टैक्स का पैसा इसमें खर्च हुआ है। ये बिल्डिंग तो मेरी है। इस देश में जितनी भी सरकारी संपत्ति है मेरी है। ये मन में भाव मेरे अंदर आ गया और मैं अपने आप को मालिक समझने लगा। तब क्या दृश्य हुआ बता देता हूं। अभी 2-3 तरह की ताकतें देश में है। न्यायपालिका ताकत है, सब जानते हैं। एक बड़ी ताकतवर है मीडिया। तो हमने कहा भाई ये ज्यादा ताकत है, लेकिन मैं तो मालिक हूं, मेरे से बड़ी ताकत थोड़ी है, मालिक से बड़ी ताकत होती नहीं है। हमने उसका हिसाब किताब पूछना शुरू किया कि भाई तुम लोग क्या करते हो। तो पता लगा एक शहर में, बीकानेर जिला छोटा सा जिला है, पता लगा 2500 अखबार रजिस्टर्ड हैं। 2500। मैंने कहा मैं तो जीवन में 20,000 देखे नहीं। और आप देख लेना, आपके रिकॉर्ड में, इंटरनेट पर देखना, इस सूरत में मेरे अंदाज से 5,000 से ज्यादा अखबार रजिस्टर्ड होंगे। आरएनआई की वेबसाइट पे देख लेना।
कोई नहीं, 2500 अखबार है। फिर पता लगा उन अखबारों में, बहुत सारे अखबारों को हर साल 1 करोड़ से ज्यादा का विज्ञापन मिल रहा था। हमने कहा अखबार तो छपता ही नहीं, कहां से मिला विज्ञापन? तो हिसाब किताब ढूंढते 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 पता लगा कि उस अखबार ने बिना अखबार चलाए ये करोड़ों रुपए के विज्ञापन ले लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। हमने सारा रिकॉर्ड लिया और पता लगा उसकी कॉपियां 80,000 कॉपी पर डे अखबार की छपती थी ऑन रिकॉर्ड। हमने कहा भी इसका बिजली का बिल चेक करते हैं, तो बिजली का बिल आरटीआई में लिया तो पता लगा 400 यूनिट बिजली का खर्च उसका आता है। अब हम क्या करते हैं? तो सारा रिकॉर्ड लेकर के हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दिया, और जैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया तो उन्होंने कहा साहब हमारे तो एफआईआर दर्ज करने का सिस्टम ही नहीं है, कोई नहीं सिस्टम नहीं है। तो हमने कहा और क्या तरीका हो सकता है? तो उस समय तक मैंने एलएलबी नहीं किया था, तो हम कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जज साहब बोले से क्या लाए हो? हमने कहा साहब इस्तिगासा लाए हैं, मुकदमा दर्ज करना है। बोले ये स्पेशल कोर्ट है, यहां नहीं होता। मैंने कहा साहब आप तो इस पे लिख दो, नहीं होता तो। बोले ये कैसा आदमी है, कोई वकील कर लो। हमने कहा हम ही वकील है, क्या वकील है? कोई नहीं। जज साहब लिख दिया आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें, ये और लिखा हुआ है। हमने कहा भाई 156(3) में प्रेयर होती है, आवश्यक कानूनी कार्रवाई केवल एफआईआर होती है। एसीबी में चले गए, एसीबी ने कहा साहब होता है ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो परिवार दर्ज कर लिया। हमने कहा एफआईआर करो, वापस जज साहब के पास चले गए। हमने कहा साहब उसने एफआईआर नहीं की। बोले यार तुम्हारे समझ में नहीं आता क्या, तुम्हारे वकील नहीं कोई क्या? मैं साहब मैं ही वकील हूं, आप तो बता दो क्यों नहीं कर रहे ये लोग। पूछा किसी वकील से, पूछा तो बोले साहब आप प्रोग्रेस रिपोर्ट लगा दो। तो हमने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लगाई। साहब हमने जो ऑर्डर किया उस पर एसीबी से प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या किया उन्होंने? तो कोर्ट ने एक बार तो जैसे तैसे ऑर्डर कर दिया, तो वहां से कोई जवाब आया साहब हम जांच कर रहे हैं। हमने 7 दिन बाद फिर लगा दिया, मैंने साहब अब प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगा लो। फिर उन्होंने कहा जांच कर रहे हैं, हमने 7 दिन बाद फिर लगा दिया। तो कोर्ट ने कहा तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा मेरे समझ में आती है, समझ में तुम्हारे नहीं आती है, ध्यान रखना। फिर हमने हिसाब किताब बताया उनको कि ये आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का जो काम है ये इलीगल है, ये विजिलेंस में तुम्हारी शिकायत की है, ये तुम्हारी कॉपी पकड़ो। तो मुझे कहते हैं ये तो कंटेम्प्ट है। मैंने कहा मुझे मेरे पास तुम्हारी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी है, तुम कंटेम्प्ट करो, हम प्रॉपर्टी देख लेते तुम्हारी। जज साहब ने कहा यार ये क्या है, अब क्या बोले जज साहब? मैंने कहा ये कॉपी पकड़ो आपकी। आपकी कॉपी मतलब विजिलेंस को तुम्हारी शिकायत वाली कॉपी। ये जो स्पेशल जज होता है ये सेशन जज लेवल का होता है एंटी करप्शन ब्यूरो में। उसने कहा कि इसकी एफआईआर का लाओ, उसकी फाइल लाओ। उस पर ऑर्डर किया, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर बाद अनुसंधान पत्रावली न्यायालय पेश करें, और खट ऑर्डर करके एसीबी को भेज दिया। और एसीबी के लोग और जज साहब काले कांच की गाड़ी में बैठकर आए और बोले गोवर्धन सिंह जी घर कौन सा है? फिर आ गए, कोई नहीं। हमने देखा, हमने ये देखा कि वास्तव में ताकत अब आ गई, हम मालिक बन गए। करना क्या था? उस मीडिया कर्मी के खिलाफ पहली बार राजस्थान में, मुझे लगता है देश में पहली बार, मीडिया वाले करप्शन कैसे करते हैं, ये पहला एफआईआर मेरा ही दर्ज हुआ राजस्थान में, पहला। अब वो जो 1 करोड़ रुपए ले रहा था विज्ञापन, वो तो मेरा पैसा था, और मेरा पैसा मैं कैसे खाने देता? तो ना जज साहब को खाने दूंगा, ना कलेक्टर को खाने दूंगा, ना मीडिया वाले को खाने दूंगा, और ना ही किसी अन्य को खाने दूंगा। ये सब तय किया। फिर थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगा, हाँ जोरदार चीज है। और उस आनंद को जैसे जैसे अनुभूति करते गए पता लगा कि एक सरकारी लैंड पर जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ थी, किसी ने कब्जा करके फर्जी कागजात बढ़ा लिए। हम लोग 2-4 आरटीआई लगाई, तब तक मैं शोर हो गया, बोले एक आरटीआई बड़ा घूमता है यार, बहुत समस्या करता है बहुत ही। तो लोग डरने भी लगे। तो वो जैसे ही एप्लीकेशन लगी, एक तो कंप्लेंट लगी, कंप्लेंट पे सूचना मांगी, तो वो 100 करोड़ की जमीन निरस्त हो गई, काम खत्म। और वो सेठ जी बोले साहब ये क्या बीमारी आरटीआई, उसको पता नहीं ना सेठ जी को। तो वो अफसर बताता है वो आरटीआई आगे आजकल के नया कानून है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है मामला। तो बोले साहब वो कहाँ है? बोले साहब मेरे पास आए, बोले साहब कुछ प्लॉट आपको दे देते हैं उसमें से। हमने कहा भाई हमको तो नहीं चाहिए। तो बोले क्या करें? मैंने कुछ नहीं, छोड़ दो जमीन, सरकार की जमीन है, सरकार का मालिक तो मैं हूं, जमीन का मालिक मैं हूं। तो वो श्रीमान मन मसोस कर चले गए। ये सारे लोग जो आते हैं ये सब लोग चले गए। तब समझ में आ गया आरटीआई ताकत है। अब अगला प्रश्न खड़ा हुआ, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे,
और हमारे यहां पर एक पुलिस अधीक्षक आए और पुलिस अधीक्षक महोदय को किसी ने कहा कि भाई एक आदमी, एक लड़का सा है, बहुत परेशान करता है हमको। तो उसने कहा कि क्या परेशानी हम दूर कर देंगे, सबकी करते हैं तो इसकी कर देंगे। वो नया नया आया था, तो उसने कहा साहब हमारी जमीन निरस्त हो गई, कोई मुकदमे हो गए, किसी को जेल जाना पड़ रहा है, सब काम। उसने टेंडर ले लिया, 2010 की बात है। उसने कहा मैं इलाज कर दूंगा भाई। अब वो जानता नहीं था, इलाज कर दूंगा, कर दे भाई, हमारे हम तैयार इलाज करने के लिए। उसने क्या किया, फरवरी 2010 में लगातार एक चोरी का मुकदमा, एक डकैती का मुकदमा, नकली नोट छापने का मुकदमा, ऐसे बहुत सारे मुकदमे किए। एक हिस्ट्री शीटर होती है वो फाइल खोल दी और इनाम घोषित कर दिया। ये सब काम उसने खट एक ही महीने में कर दिए। अरे तगड़ा काम था ये, तो पुलिस का काम था। हमने कहा भाई हम तो अब मालिक है, तो नौकर हमारे हिसाब कैसे चेक करेगा। ठीक है कोई बात नहीं, कर ले एक बार, थोड़े दिन बाद में पता लगा मामला विधानसभा में उठा, राजस्थान विधानसभा में मार्च 2010 में। तब पता लगा कि ये भाई तो कुछ और मूड में था, एसपी साहब का ट्रांसफर हो गया, नया एसपी आ गया। नए एसपी ने कहा भाई उसको जो इतना दिया मेरे को तो कुछ मिला नहीं, तो उन करप्ट लोगों का तब आप भी ले लो कुछ, क्योंकि हम तो मर रहे थे। तो साहब उनको भी दे दिया कुछ ना कुछ। बाद में ये सारा मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट में मैंने हिसाब किताब बताया तो पहला मुकदमा मेरे खिलाफ था कि मैं इनकम टैक्स नहीं भरता। आप ही बता दो कैसे टिकेगा। दूसरा 8 रुपए गबन का, 8 रुपीज गबन का। तीसरा मुकदमा कि साहब 20,000 रुपए चाकू दिखाकर लूट ले गए। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से नकली नोट छाप लिए। मुकदमे टिके नहीं, हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट ने मेरे को फ्री कर दिया और उन सब एसपी साहबान को पकड़ कर कहा तुम आ जाओ भाई, तुम्हारा हिसाब किताब चेक करेंगे। ये 2010 की बात है और सब काम खत्म हो गया। अब तो भाई हिम्मत बढ़नी थी, लगातार संघर्ष करते गए, हिम्मत बढ़ती गई। पता लगा जैसे आपके यहां पर गुजरात लोक सेवा आयोग होता है, वैसे हमारे यहां राजस्थान लोक सेवा आयोग होता है। उस राजस्थान लोक सेवा आयोग में देश के या राज्य के भावी अफसर तैयार होते हैं, जज भी, मजिस्ट्रेट भी तैयार होते हैं, जो आगे जाकर एसपी बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। हम उनको सर्विस कहते हैं राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। इसी तरह से यहां पर भी होती हुई गुजरात पुलिस सर्विस होती होगी। वो वहां पर चेयरमैन बन गए। चेयरमैन बनने के बाद पता लगा कि उन्होंने तो ऐसा जुगाड़ कर लिया अशोक गहलोत के साथ मिलकर के कि भैया किसको पास कराना है। बोले मजिस्ट्रेट बनाना है, लाओ भाई इधर लाओ, इतने रुपए लाओ, अभी बना देंगे। बोले कैसे बनाएंगे, बोले पेपर पहले ही पकड़ा देंगे फोटोकॉपी करके। अच्छा करा दोगे, करा दो भाई, और क्या। तो कुछ दिन हम भी हिसाब किताब चेक करते रहे, हम भी लगे उसके पीछे, देखते कब तक कराता है। मामला पहुंचते पहुंचते पता चला कि अशोक गहलोत तो चले गए मुख्यमंत्री काल से, मुख्यमंत्री नहीं हो गई। और वो आरपीएससी चेयरमैन बोले मैं तो हटता नहीं, नए वालों का हटो, तुम्हारे खिलाफ इतना शोर मच रहा है, करोड़ों रुपए तुमने गबन कर लिए, नकलें करा दी, नहीं पार पड़ी। तो हम लोगों ने, हमने जो उसकी आरटीआई ली हुई थी उससे 9 एफआईआर दर्ज कराई, 9 एफआईआर, अबाउट 9 एफआईआर। क्या थी, बेटी को नकल कराकर मजिस्ट्रेट बनाने का मामला, फर्जी डिग्री, पीएचडी की फर्जी डिग्री करने का मामला, फर्जी एलएलबी करने का मामला। कैसे, हंसी वाली बात है, बता देता हूं आपको। श्रीमान जो आरपीएससी चेयरमैन थे, उन्होंने जब एलएलबी करी ना, तब वो नौकरी में थे, एडिशनल एसपी थे, बाद में वो एसपी बने। जब नौकरी में थे तो एलएलबी रेगुलर डिग्री है, उसको प्राइवेट नहीं किया जा सकता, जाना पड़ता है। 75% से अबव अटेंडेंस हो तो एलएलबी होती है। उन श्रीमान ने क्या किया, जिस दिन जोधपुर में एग्जाम था उसी दिन बीकानेर में पोस्टिंग ले रहे थे और वहां पर नौकरी कर रहे थे। कोई नहीं, पुलिस उनके पीछे पीछे, चेयरमैन साहब आगे आगे और भागे, चेयरमैन गायब, राजस्थान लोक सेवा आयोग से गायब, और अंतिम रूप से वो इस्तीफा देकर जाना पड़ा। उसने कहा भगवान बचाए इस आरटीआई से। वो आरटीआई आज राजस्थान में हर वो बेरोजगार जो एग्जाम देता था उसको याद आता है, क्योंकि 2018 तक वही चेयरमैन होता। अगर ये सारा एपिसोड आरटीआई कानून नहीं होता तो वो चेयरमैन होता। फिर बाद में एक चेयरमैन साहब जेल गए, सुप्रीम कोर्ट से जमानतें हुई, और भी कई सारे मुकदमे उसके खिलाफ पेंडिंग है। कुल मिलाकर के ये सारा काम आप बताइए कि वो जो बेरोजगार जो वास्तव में कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनके साथ अन्याय था या नहीं। अब एक छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर पाता है।
इसका मैं सरल तोड़ बता देता हूं आपको। मैं हमेशा कहता हूं, आप लोग अगर मेरी बात को ठीक मानो तो बताना, मैं कहता हूं चोर जो होता है ना हमेशा कमजोर होता है। ये मानते हैं आप लोग? तो मानते हैं तो पीछे बताना, चोर हमेशा, आवाज तो कमजोर है आपकी, चोर हमेशा, एक बार हाथ उठाकर बताना, चोर हमेशा, दोनों हाथ उठाकर, चोर हमेशा। अब आप लोग मान गए चोर हमेशा कमजोर होता है। हमने ये सारा राजस्थान का खेल देखते देखते हमारे समझ में आया कि अब कुछ और करते हैं। क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तो राजस्थान कर लिया, हमारे समझ आए कुछ नहीं है इनके पास, हम अब कुछ और देखते हैं। बीच में एक बात और छूट गई, अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे जिस समय मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे हो रहे थे। उन्होंने कुछ किया नहीं। हमने कहा उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम कर देते भाई। तो अशोक गहलोत ने अडानी अंबानी की लिस्ट का एक बड़ा उद्योगपति, जिसका देश में पैसे वालों में 73वां नाम आता है, नाम है रविकांत जयपुरिया। कोका कोला बॉटलिंग प्लांट और ऐसे बहुत बड़े, गूगल में सर्च करेंगे तो वो था। उसको 200 करोड़ रुपए की जमीन बिना मांगे, उसने मांगा नहीं, आवेदन नहीं किया, कानून में संस्था को दी जा सकती है, और अशोक गहलोत साहब ने फाइल मंगाई और दे दी उनको। तो हमने कहा भाई तुम्हारे खिलाफ भी एफआईआर लो, अशोक गहलोत साहब सूखे क्यों जाएंगे, आप भी लो कुछ ना कुछ, उनको भी दे दिया। आपको अच्छा लगेगा, वो आरटीआई से मिले हुए डॉक्यूमेंट से अशोक गहलोत के खिलाफ जयपुर के गांधीनगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जांच सीआईडी सीबी ने करी और जुर्म प्रमाणित की रिपोर्ट हाई कोर्ट में दे दी है। अब गिरफ्तारी पता नहीं कब तक हो, आपको समाचार मिल जाएगा, होते ही तो मुझे लगता है टीवी पर देखता है। आरटीआई की ताकत आने के बाद हमको लगा राजस्थान देख लिया, अब क्या करें, तो देश की तरफ चलते हैं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, माननीय माननीय तो है, अभी तो यूपी में जीत गए और भी कई जगह जीतेंगे तो माननीय डबल माननीय हो जाएंगे, कोई नहीं। नरेंद्र मोदी के पास सबसे ताकतवर अफसर, ब्यूरोक्रेट, अगर कोई जानता है तो समझ जाएगा, वो होता है केंद्रीय गृह सचिव, यूनियन होम सेक्रेटरी। ये सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति होता है। जितनी भी बेल्ट सर्विसेज है, बीएसएफ वगैरह जितनी भी है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जितनी भी, आईबी का डायरेक्टर उसको रिपोर्टिंग करता है। ये सबसे ताकतवर पोस्ट है। उनका हिसाब किताब चेक करना शुरू किया तो उनका उनकी पत्नी का 23 करोड़ में कोई जमीन बेचने का मामला था। 2 करोड़ रुपए का टैक्स लग रहा था। 2 करोड़ बचाने के लिए उन्होंने बैक डेट में किसी अफसर को लगा करके अपना टैक्स बचा लिया। हमने आरटीआई में हिसाब लिया तो पता लगा कि श्रीमान अभी जो देश में अभी है, अभी करंट केंद्रीय गृह सचिव है 18 नंबर, ये इनका हिसाब किताब चेक किया, ये है हमारे केंद्रीय गृह सचिव, और इसके पास इसके पिताजी बैठे हैं, है ना? इनका हिसाब किताब चेक किया, मामला दर्ज करा दिया, मामला दर्ज हो गया, कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए। इन्होंने सीधा अरुण जेटली संपर्क किया, बोले साहब कैसे बचाओ, मेरी तो मौत हो जाएगी। बोले कैसे मौत हो जाएगी? तो फिर अरुण जेटली ने हमारी मुख्यमंत्री को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा होगा वो छोरा तो बदमाश है साहब, बहुत लोग परेशान है उससे, तो लेकिन वो मानता नहीं है, चक्कर ये पड़ रहा है। तो राजस्थान में मेरे को जितनी सिफारिश इस आदमी कारण झेलनी पड़ी, ये आउटलुक मैगजीन है, इसका फर्स्ट पेज दिखाएंगे जस्ट पहले वाला। आप आश्चर्य करेंगे, इस देश की जितनी भी ताकत हो सकती है उस ताकत को इन्होंने लगाया। मेरे पिताजी तो आजकल कहना बंद कर दिया। पिताजी तो कहते हैं कि मेरी तो औलाद ही नाकार, इससे पहले वाला 17 नंबर, पिताजी कहते हैं मेरी तो औलाद ही नाकार है, ये तो कब से ही मानना बंद हो गया मेरी बात। तो अब आप कोई और ही जुगाड़ देख लो, तो जुगाड़ देख नहीं पाए, श्रीमान के खिलाफ मुकदमा हो गया, मुकदमा चल रहा है, और मुकदमे में हर व्यक्ति ने माना है ये श्रीमान अपनी पत्नी के साथ कृष्ण के घर में विराजेंगे। ये आउटलुक मैगजीन है, इसको छपा था। इसके बाद नेक्स्ट वाला पेज और उसके बाद नेक्स्ट वाला पेज दिखाइए। हाँ ये देखिए, ये
मामला संसद में उठेगा। अब जब उठेगा वहां भी तो नेता ही है, और नेता कब उठाएंगे वो तो उनकी मर्जी की बात है। और नेताओं के व्यक्तिगत जो खेल है ना, वो सारा चीज है। अब जैसे राजस्थान में कोई बात आती है ना, तो मुझे उदाहरण बताता हूं आपको। एक बड़े आईएएस अफसर जो कहीं चाय पीते हैं मेरे साथ, और मुझे एक कागज देते हैं फोटोकॉपी, एक नहीं कई सारे कागज दिए, आप पढ़ लेना है। मैंने क्या हिसाब किताब है, तो बोले ये वाई नाम का जो आईएएस अफसर है, देखो साहब ये बहुत बदमाश है साहब। मैंने साहब तगड़ा मामला है, मैं देख लेता हूं। बोले देखो इसने ये गड़बड़ कर दी, वो कर दी। हमने कहा साहब ठीक है, हम हिसाब किताब देख लेंगे। वाई को पता लगा कि एक्स ने तुम्हारे कागजात उस गोवर्धन सिंह को दिए हैं, तो वाई मेरे पास एक्स के कागज लेकर आ गया, बोले साहब इसके लिए लगा ये बड़ा चोर है। हमने इन बेईमानों के मुंह में हाथ फेर कर देखा, किसी के दांत नहीं था, किसी के दांत नहीं था, केवल अपनी जाड़ से गुदगुदी कर सकते हैं, काटने की ताकत इनमें नहीं है। और जब काटने की ताकत नहीं है, तो काटने की ताकत किस में है वो बता देता हूं। काटने की ताकत है यहां पर बैठा ये जवान, यहां पर बैठा हर वो नागरिक जो अपने आप में गुर्दा रखता है, उसमें ताकत है काटने की। चोर क्या काटेगा, चोर तो हमेशा बस इतनी सी बात समझ में अगर आ जाए तो हम मालिक बन जाएंगे, और मालिक बनते ही हिसाब किताब शुरू होगा, तो ये सारा दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सूरत की धरती पर जैसा दृश्य मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है यहां तो पता नहीं कितने गोवर्धन सिंह बैठे हैं। वो गोवर्धन सिंह जिसके पिताजी लास्ट में सिफारिशाना कहेंगे भाई मेरा बेटा तो नालायक है, ये तो मानता नहीं। भाई नालायक क्यों है, क्योंकि मानता नहीं है। तो मेरे पिताजी मुझे नालायक मानते हैं, तो यहां भी कई सारे नालायक बैठे जिनके जवानों में, जिनके खून में गुलामी नहीं है। और गुलामी 1947 में हमने छोड़ दी थी। कुछ लोगों की नसों में फिर भी गुलामी बच गई है। क्या कर लेंगे साहब ये लोग, बता देता हूं। जिस दिन हिम्मत से उठ गए, उस दिन ये सारा दृश्य आपके सामने होगा। सूरत का नहीं, पूरे गुजरात का नहीं, पूरे देश का भ्रष्टाचारी जमीन पर नाक रगड़ता होगा, जमीन चाटता हुआ आपको दिखाई देगा। ये सारे दृश्य ना आरटीआई से तैयार हुए। अब कई बार क्या होता है, आरटीआई जब लगाए तो पुलिस झूठे मुकदमे करती है, ऐसा स्वाभाविक है। कोई नहीं, हमने कहा फेस करेंगे। इतना सब करने के बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ था, पूरे राजस्थान की पुलिस मेरे खिलाफ थी, राजस्थान के हर पुलिस थाने में मेरा फोटो लगा दिया उन्होंने इनाम के साथ। और इतना खिलाफ होने के बावजूद ये मेरे को 1 मिनट के लिए भी हिरासत में नहीं रख सके, 1 सिंगल मिनट के लिए नहीं रख सके। और कौन हिरासत में गए, वो सारे लोग जिन्होंने ये सारा खेल रचा। ये वो भ्रष्टाचारी जो फर्जी अखबार चलाते थे, वो भ्रष्टाचारी जिन्होंने 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर रखा था, वो भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार के साथ मिलकर ये सारा खेल कर रहे थे। और आने वाला समय तय करेगा कि भविष्य किसका है, तो भविष्य है देशभक्तों का। अब देशभक्ति वो तो सीमा पर नहीं, यहां की जा सकती है, अपने घर में की जा सकती है, 20 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ की जा सकती है, वो देशभक्ति है। पोस्टल ऑर्डर 20 रुपए का और एक सादा कागज और एक कलम, ये ताकत है ब्लैक एंड व्हाइट की। ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट पेपर और ब्लैक शाही, यही एकमात्र ताकत है। मैं कोई ज्यादा पहलवान टाइप आदमी नहीं हूं। जैसे मान लो बहुत सारा पहलवान हो, कई बार मैं एडीजी से मिलने गया पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर में, तो किसी ने बताया साहब गोवर्धन सिंह है, तो उसने मेरे पीछे देखा कौन है, और बोले यही है साहब, ये क्या है? अच्छा, मैं तो सोचा कोई बड़ा सा पहलवान टाइप होगा, पूछा रखता होगा, मुक्का मारता, बोले काम कर चुपचाप। फिर मुझे बड़ा अच्छा कहते हुए कहा कि वास्तव में आपने राजस्थान में वो दृश्य खड़ा किया जिससे भ्रष्टाचारी को भय लगता है, और भय लगने का काम जो है कागजों से किया। और फिर हमने एक और काम किया, वो मैं आपको बता देता हूं। आरटीआई लगाया, भ्रष्टाचार सामने आया और दृश्य पैदा हो गया। लेकिन अब जन आंदोलन कैसे बने आरटीआई, तो आप लोगों को जानकारी हो, इस बिल्डिंग में अगर कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आ जाए, बोले साहब मैं आज इसका देखूंगा, ऑडिटोरियम का इंस्पेक्शन करूंगा, तब ये कर्मचारी भागेंगे नहीं भागे, आप मानिए। जो म्युनिसिपल कमिश्नर के पास पावर्स है इंस्पेक्शन करने की,
और वो सारी की सारी पावर आपके पास आरटीआई में है, अगर आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप इंस्पेक्शन करना शुरू कर देंगे तो ये दृश्य बदलेगा। हमने भी एक काम किया, एक बड़ा सा हॉस्पिटल था, मेडिकल कॉलेज सहित, उसमें बहुत अव्यवस्थाएं थी। डॉक्टर साहब आते ही नहीं थे, लेट आते थे और बाहर अपने घर पे मेडिकल चलाते थे, फर्जी दवाइयां लिखते थे और बहुत सारी चीजें होती थी। हमने जनता को कहा कि भाई आप लोग इंस्पेक्शन करिए। तो एक दिन था 27 जुलाई 2015, हमने तय कर दिया कि भाई आप सब लोग आइए। मुझे कहा ये पागल हो गया, ऐसे कोई जनता आती है इंस्पेक्शन करने के लिए? हमने कहा भी देखो ऐसा मेरा कोई काम नहीं, मुझे चुनाव लड़ना नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करना है और तुम्हारा अधिकार है, कानून में लिखा हुआ है, आ जाइए करने के लिए। तो हमारे पास कोई डीजल के लिए पैसा नहीं था, गाड़ियां लगाने के पैसा नहीं था। आजकल जनता बुलाने के लिए दिहाड़ी भी देनी पड़ती है, मजदूरी भी देनी पड़ती है, शायद ऐसा भी सुना हमने, कई नेताओं को देनी पड़ती है। आप आश्चर्य करेंगे, 27 जुलाई 2015 का दिन, अगर आप कोई फेसबुक पर देखते हो तो कभी और देख लेना, मेरे पेज पर वो सारी फोटोज है। सुबह 7 बजे हमने बुलाया जनता को कि भाई आइए इंस्पेक्शन करिए। 20 दिन कैंपेन चलाया, हम लोग तिरंगा झंडा हाथ में लेकर जाते थे, मॉर्निंग वॉक हॉस्पिटल में करते थे। 100 लोग जाते थे वॉक करने के लिए, तिरंगा झंडा हाथ में। 8 बजे डॉक्टर के आने का समय होता था और हम 7:45 बजे डॉक्टर के जहां आने का समय होता वहां खड़े रहते तिरंगा झंडा लिए हुए। और जैसे ही डॉक्टर साहब आते 8 बजे के समय से पहले, तो हम बोलते थे भारत माता की जय, सब बोलते थे भारत माता की जय। तो डॉक्टर को अच्छा लगता है यार मैं टाइम पर आया इसलिए भारत माता की जय बोली। फिर वो हम 8 बजे जो आते हैं उनको भी भारत माता की जय बोलते हैं, फिर 8:15 आते हैं उनको भी भारत माता की जय बोलते हैं। वो दौड़ दौड़ के अंदर घुसते थे। आप मानेंगे नहीं, उन दिनों के अगर आप फोटोग्राफ फेसबुक पर देखेंगे तो उस हॉस्पिटल का कायाकल्प हो गया था। और 27 जुलाई का दृश्य बदलता हूं, सुबह सुबह 7 बजे, दुर्भाग्य से उसी समय बरसात शुरू हो गई थी 27 जुलाई 2015 को। उस भरी बरसात में महिलाओं बच्चों सहित हजारों लोग उस अस्पताल का इंस्पेक्शन कानून के तहत करने आए थे। उनको समझ में आ गया था कि मैं मालिक हूं और मालिक का जो काम था वो करने आ गए। और उस हॉस्पिटल में एक बार तो वो दृश्य खड़ा हो गया कि सब डॉक्टर बिल्कुल टाइम पर आ रहे हैं, टाइम पर जा रहे हैं, सब वो नंबरिंग वो लगे हुए हैं, मरीज का नंबर लगा हुआ है। और जितने हमने एक पत्र लिखा उनको, उस पत्र में प्रार्थना पत्र नहीं लिखा, हमने कहा जनादेश पत्र, जन मालिक मैं और उसका आदेश, और ये लो पत्र, इसको करो भाई काम। और उस हॉस्पिटल में वो सारे काम जो हमने बताए, उसमें 10-15 काम होने लायक नहीं थे या नहीं हो पाए, बाकी सारे काम उन्होंने करके हमको लिखित में जवाब दिया कि साहब आपके जनादेश पत्र पर हमने ये सारे काम कर दिए हैं और इतने काम हमने राज्य सरकार को लिखा, ऐसे से हम कर देंगे इतने टाइम में। अब आप बताइए ये देशभक्ति काम हुआ कि नहीं हुआ? देशभक्ति इस परिसर में कोई सरकारी संपत्ति जो हमारी है इसको तोड़ फोड़ कर रहा है, हमने रोक दिया, ये भी देशभक्ति है। सड़क पर साफ सफाई रख ली, देशभक्ति है। एक्सीडेंट में कोई गिरा हुआ उठाकर ले गए, देशभक्ति है। रक्तदान किया, देशभक्ति है। और ऐसी देशभक्ति कोई भी जो आपके मन में आती है, आपकी आत्मा को सुहाती है, वो हर एक काम इस देश की देशभक्ति है, न कि बॉर्डर पर देशभक्ति है। ये मेरा कहना है। वो देशभक्ति हमने तो सीख ली। और देशभक्ति का भाव अगर इस पंडाल में, इस कार्यक्रम में बैठे सब लोग जो 1000 से ऊपर लोग हैं, इनको समझ में आ जाए तो क्या दृश्य होता है बता देता हूं आपको। इस सूरत में सरकारी डिपार्टमेंटों की संख्या एक मोटा मोटा ले ले तो 100-150 के बीच में होगी। अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारे मिलाकर 100-150-200 हो सकते हैं। हमारे यहां आए हुए हर एक आदमी तय कर लिया कि मुझे 1 महीने में 200 रुपए देशभक्ति करनी, 200 रुपए की, 1 महीने में मात्र 200 रुपए की। 200 रुपए मतलब 20 रुपए का पोस्ट लोडर, 10 बार लिया, 10 आरटीआई लगानी है। और अलग अलग डिपार्टमेंट तय कर दिया भाई मैं तो आरटीआई ये देखूंगा। आज मेरा मूड हो गया कि मैं इस डिपार्टमेंट को चेक करके आऊंगा, आज मेरा मूड हो गया था मैं इसको चेक करके आऊंगा, आज मैं पुलिस को चेक करके आऊंगा। और ये सूरत के इस पंडाल ने तय कर दिया तो सूरत का दृश्य बदलेगा, ये मैं आपसे आज वादा कर सकता हूं। पुलिस के सामने राजस्थान पुलिस जो मुझे कभी ढूंढ रही थी, अभी मेरा फोन चले जाए या मेरा कोई नाम भी ले लेता राजस्थान में ना, तो
हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम की तरह गिरता हूं, मेरा नाम। और मैं वही व्यक्ति हूं जिसको पुलिस ढूंढ रही थी कोई जमाने पहले, आपको हिस्ट्री शीटर बताया गया था। तो एक्टिविस्ट में अगर दम हो, अगर कुछ करने का मादा हो और गुर्दा रखते हो, तो यह दृश्य पैदा हो सकता है। और फिर जो कानून की ताकत है वो आपके पास उपलब्ध है। एक सेक्शन बताता हूं, बाकी तो साथियों को जो ट्रेनिंग का हिस्सा होगा वो बात की बात है, लेकिन एक सेक्शन है कानून में। दामिनी की दिल्ली की घटना के बाद इस देश में कानून में संशोधन किया गया, आईपीसी में संशोधन किया गया, जो मैं दावा करता हूं आधे वकीलों को पता नहीं है, आधे कोर्टों को पता नहीं है। वो संशोधन था कानून में 166A आईपीसी, कहीं चाहे मोबाइल में लिख ले नहीं, उसको घर जाकर पढ़ लेना, 10 लाइन का मामला है। 2013 में लागू हो गया था, फरवरी 2013 में लागू हो गया था। डिटेल में तो आप किसी और से पूछ लेना, मैं भी उपलब्ध रहूंगा जब बुलाएंगे आप लोग। कोई ऐसा पुलिस वाला गुजरात का नहीं होगा जो 2013 से उसकी पालना कर रहा होगा, और पालना नहीं कर रहा है तो बदमाशी तो हम करने नहीं देंगे उसको। बात समझ में आ गई? सरल सी बात है। दामिनी वाली घटना के बाद महिला संबंधी अपराधों का कोई मामला पुलिस के पास जाता है तो उसको एफआईआर ही दर्ज करनी है। मुझे पता लगा गुजरात में एफआईआर दर्ज करने का तो कल्चर ही नहीं है, कि बाहरी हिसाब किताब निपटा देते हैं। और बाहरी हिसाब किताब निपटा दिया है तो वो एसएचओ, वो एसपी जो उस एरिया का है, अगर आरटीआई में एक सामान किसी महिला का मिल गया एप्लीकेशन, या किसी पुरुष का उन अपराधों संबंधी एप्लीकेशन मिल गया, तो सुन लीजिए, कानून एकमात्र उस सेक्शन के लिए कहता है कि उस लोक सेवक को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 197 सीआरपीसी, सरल भाषा बताता हूं आपको, कि पुलिस कर्मियों को और सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रोटेक्शन होता है सीआरपीसी में, उस कानून में वो भी प्रोटेक्शन उसको नहीं है। कम से कम 6 महीने की सजा है, वो भी चक्की पीसने वाली, कठोर कारावास सजा है उसमें। अपराध कितना सा कि उसने एफआईआर दर्ज नहीं की। 166A का एक पार्ट है, 2 पार्ट और हैं कि उसने दूषित अनुसंधान किया, और तीसरा पार्ट है कि किसी को नहीं बुला सकता था, बुला लिया। यह पुलिस वाला गलती करता ही करता है, और यह संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय का मतलब क्या होता है बता देता हूं सरल भाषा में। मैंने अब से पहले वकीलों वाली कोई बात नहीं की थी, थोड़ी सी बात काम की इसलिए कर देता हूं। संज्ञेय अपराध वो होता है कि अपराध किसी के साथ घटा, एफआईआर हम दर्ज करा सकते हैं। अगर गुजरात में किसी भी पुलिस वाले ने ऐसी गलती की है पहले, तो उसकी नौकरी सलामत नहीं रह सकती। ये कानून में प्रावधान है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको मार देंगे, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि उसने अत्याचार किया, किसी आरटीआई लगाने वाले की ओर आंख उठाकर देखा, तो उसके प्राण संकट में आ जाएंगे, ये मेरा वादा है। और यहां पर जो जवान बैठे हैं, हो सकता है किसी एक के साथ ये लोग अन्याय कर भी ले, तो वो जवान तय कर ले कि उस अन्याय करने वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र बनने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। यह है भारत माता की जय। मैं तो कई बार कहता हूं कि देखो भाई, अन्याय कर लेना, सोच समझ करना, करो तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनने तक अपना पीछा करवाने की तैयारी कर लेना। ये सारा काम जो मैं देशभक्ति कहता हूं। अब ये लोग कौन है लोक सेवक? ये कोई बाहर विदेशों से अंग्रेज नहीं आए, अमेरिका से नहीं आए, इंग्लैंड से नहीं आए, ये हमारे ही परिवारों के लोग हैं। इनको प्यार से भी समझाना होता है, थोड़ा सा डराना होता है, थोड़ा समझाना होता है। उनको आरटीआई बताओ, 20 रुपए का पोस्ट ऑर्डर दिखाओ, यूं से हिला हिला के दिखाओ, तो भी समझ में आ जाता है कई बार। तो उनको कहना है कि भैया हम मालिक हैं, तुमको टैक्स का पैसा दिया है, तुम ट्रस्टी हो, ठीक काम करते जाओ, बस काम में कमी नहीं आनी चाहिए। काम में कमी आ गई तो सोच लेना भाई। तो ठीक काम करने का मतलब यह है, जितनी तनख्वाह उसने ली है बिना रिश्वत के, रिश्वत वाली को छोड़ करके, उसका पूरा का पूरा हिसाब, पूरा का पूरा काम हमको चाहिए। हम मालिक, हम हिसाब किताब चेक करेंगे। वैसे तो हमारे बीच में एक बड़े शख्सियत है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हुए देश के, वो हमको इस पर और बेटर बता सकते हैं। लेकिन आप लोगों का अभियान चलाकर धारा 4 की पालना अगर गुजरात में हो जाए तो आपका बहुत सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैसे अभी नेता सब परेशान है आरटीआई से। मनमोहन सिंह जी तो बेचारे मतलब रोते रोते ही चले गए, बोले साहब इसको मैं कम करो, साहब इसको चेंज करो, ये करते करते मर गए। और मरे तो नहीं, अब तक चल रहे हैं, लेकिन वो चले गए बेचारे।
और अब जो है माननीय कोशिश कर रहे हैं कि आरटीआई की धार कम हो जाए। तो आप इतना तो पता होगा कि धार में दम तो है, तभी तो ये सब कर रहे हैं कोशिश। कोई नहीं, ये धार कम नहीं कर पाएंगे। देश को समझ में आ गया है कि ये मेरा अधिकार है, मेरे टैक्स के पैसे का हिसाब किताब है, और टैक्स के पैसे का हिसाब किताब पूछना भी तो गुजरात ने शुरू किया है, सूरत ने शुरू किया है, 3-4 साल 5 साल हुए हैं। और जिस दिन हिसाब पूछने वाले एक जवान के भी जच गई इस पांडाल में बैठे हुए, एक जवान के, तो इस गुजरात में कोई सरल नहीं होगा उन बेईमानों का काम करना। इन बेईमानों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सबको प्रॉपर्टी चाहिए, और प्रॉपर्टी या पैसा कहीं इन्वॉल्व करते ही निश्चित रूप से उस आरटीआई लगाने वालों की नजर में आ जाएगा। अभी बीच में मैंने मेरे फेसबुक पर एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी की और उसकी पत्नी की प्रॉपर्टी डाल दी थी। हमारे राजस्थान में एक परंपरा है कि आईएएस आईपीएस और सभी अफसरों की प्रॉपर्टी वेबसाइट पर होती है, अचल संपत्ति। तो एक आईपीएस अफसर को मेरे पास भेजा कि उनके पास जाइए, उनको बुलाइए। तो वो आगे बोले चाय पीने चलते हैं, मैं चले गए। बोले डीजी साहब से मिलने क्या? एसीबी के डीजी। मैंने कहा मुझे तो कोई काम नहीं है। कि नहीं मिल लेते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मिलना। बोले मिल लो, थोड़ा ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। फिर किसको, आपको या उनको? तो धीरे से बोले उनको अच्छा लगेगा, वही बुला रहे। तो साहब चले गए हम लोग। तो नमस्कार भाई, खड़े होकर नमस्कार किया मुझे। 1 मिनट, अभी आप जवाब देंगे। खड़े होकर नमस्कार किया, हमारे समझ में आ गया कि भैया हमारा तीर सटीक निशाने पर बैठा है। फिर बोले आपका बहुत नाम सुना है, मैं मिल तो आपसे पहली बार रहा हूं, लेकिन आपने राजस्थान में खूब काम किया है, खूब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है, मुकदमे किए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के सहयोगी रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा पर्सनल हो गए। बोले मैं साहब कैसे हो गया पर्सनल? बोले नहीं, वो मैंने फेसबुक पर देखा था, आपने मेरा फोटो डाल दिया, प्रॉपर्टी स्टेटमेंट डाल दिया। तो मैं तो फेसबुक यूज नहीं करता, लेकिन कोई बता रहा था कि आपने मेरा फोटो डाल दिया। उसके नीचे कमेंट में लिखा हुआ था कि ये तो शक्ल से ही चोर लगता है। मैंने कहा मैं तो नहीं लिखा। बोले आपने नहीं लिखा, किसी ने कमेंट में लिख रखा था। तो मैंने कहा मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आप देख लीजिएगा, उसमें नीचे लिखा हुआ भी है कमेंट में। मैंने कहा मैंने तो लिखा नहीं, मैंने तो केवल डीओपी की वेबसाइट पर आपकी जो प्रॉपर्टी थी, आपकी और आपकी पत्नी की, केवल वो प्रॉपर्टी मैंने फेसबुक पर डाली है, सार्वजनिक रूप से जनता में पड़ी थी और मैंने फेसबुक पर डाल दी। इसमें कुछ गलत किया हो तो बता दो आप मुझे। कि नहीं गलत तो नहीं, थोड़ा आप पर्सनल हो गए। मैंने कहा साहब आप गड़बड़ कर रहे हो। बोले क्या? मैंने कहा साहब कानून में लिखा हुआ है कि करप्शन की कोई शिकायत आए तुरंत दर्ज करनी है। आप उस पर जांच 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 15 साल 20 साल कोर्स कर देते हो उस पर, तो साहब उसको ठीक कर लो। प्रॉपर्टी तो मैंने कहा आप, मुझे नहीं पता था, आपके पड़ोसियों को पता है। आपके पड़ोसी पता है कि घर डीजी साहब घर में कितनी कारें हैं, कितनी पत्नियां हैं इनकी, कितने और सब कुछ है, सब चीज है उनको। मैंने वहां से पता लग जाएगी। कह रहे कि आज अपन कॉफी पीते हैं, अपन सेकंड मीटिंग करेंगे। ठीक है भाई कॉफी पी लेते हैं। हमको कॉफी पिलाई, रवाना कर दिया। कुल मिलाकर के इन भ्रष्टाचारियों को बहुत प्रॉब्लम है। किससे? आरटीआई एक्ट से। ये प्रॉब्लम बनी रहनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए प्रॉब्लम इनकी? बताइए, आवाज नहीं आई भाई। बनी रखने के लिए 20 रुपए खर्च करने के लिए कौन तैयार है? हाथ खड़ा कर दीजिए, दोनों हाथ खड़े कर दीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने हाथ यहां खड़े हुए हैं इनमें से 10% ने भी 20 रुपए खर्च करना शुरू कर दिया। मैं आपसे वादा करता हूं इस सूरत में बेईमान आदमी पोस्टिंग लेने के लिए कतराएगा। और किसी की पोस्टिंग जबरन कर दी तो सरकार से सिफारिश कराएगा, साहब मुझे यहां से ट्रांसफर करो सूरत से, यहां तो बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। ये सारा काम इस सूरत में होने वाला है, जैसा मैं दृश्य सामने देख रहा हूं। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी जो जवान यहां पर बैठे हैं उनको अगर थोड़ी सी भी बात समझ में आ गई और उन्होंने पूंछ पकड़ दी तो कितना भी बड़ा भैंसा हो उसको पूंछ से पटक कर ये मार देंगे। बशर्ते हमारे मन में कुछ जय करने की इच्छा हो। जय किसकी? खुद की नहीं, भारत माता की। और भारत माता की जय किससे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? लाखों करोड़ रुपया हर राज्य सरकार साल भर में खर्च करती है, बजट आता है, और वो खर्च किस पर करती है? नेताओं पर और अफसरों पर जाता है पैसा। आप सब लोग जानते हैं 1 रुपए में 10 पैसा आता है, 90 पैसा कहां जाता है भाई?
वो जो 90% जाता है ना, उसकी रास्ता बंद करना है, बस इतना सा काम करना है। और वो कैसे होगा? हिसाब किताब पूछने से हो जाएगा, केवल मात्र हिसाब किताब पूछने से हो जाएगा। मैं आप सब लोगों से वादा करते हुए यहां से विदा ले रहा हूं कि आप जब बुलाएंगे मुझे सूरत में, मैं उपलब्ध रहूंगा, बशर्ते आप मुझसे वादा करें कि जब भी आप भारत माता की जय करने की तैयारी करेंगे तो इन भ्रष्टाचारियों के सांस उखड़ जानी चाहिए। ये वादा आप लोग करते हैं, अगर करते हैं तो पीछे बोलिएगा, अन्यथा नहीं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब। कुछ सवाल है, मैं आपसे उधर अकेले में सवाल ले जाऊंगा, संभव नहीं है यहां पर। हर एक सवाल का जवाब आपके दूंगा। मैं आपसे इस पूरी बातचीत के साथ विदा लेता हूं। आभार, धन्यवाद, जय हिंद।